विभाजित हो गया। अर्थात भूगोल कितने शाखाओं में विभाजित हो गया? भूगोल 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। वह दो शाखाएं कौन सी थी? जिन शाखाओं में क्या विभाजित हुआ? जिन शाखाओं में भूगोल विभाजित हुआ। तो वह हमारी 2 शाखा के रूप में जो हुआ, पहली हमारी शाखा तो थी कौन सी? पहली शाखा तो थी हमारे पास में भौतिक भूगोल, जिसमें हम किसका अध्ययन कर रहे थे? जिसमें हम भौतिक तत्वों का अध्ययन कर रहे थे। और हमारे पास में जो दूसरी शाखा थी, वह शाखा कौन सी थी? मानव भूगोल। यानी वह शाखा हमारे पास में विकसित हुई मानव भूगोल। अब देखिए, हमारे पास में जब जो शाखा ये विकसित होती हैं, एक शाखा तो होती है हमारे पास में कौन सी? भौतिक भूगोल की शाखा, और एक शाखा हमारे पास में विकसित होती है मानव भूगोल की शाखा। यानी एक तो भौतिक भूगोल की शाखा विकसित होती है और एक मानव भूगोल की शाखा विकसित होती है। पुराना लाइट नहीं जल रही है। 2 शाखाएं विकसित होती हैं, और इन 2 शाखाओं के रूप में यदि हम बात करें तो पहली जो हमारे पास में शाखा आई, उसमें शाखा की बात करूं, लाइट नहीं जल रही पुराना, मैं इन शाखाओं की बात करूं तो पहला जो शास्त्र है वह शास्त्र है भौतिक भूगोल, और दूसरा हमारे पास में कौन सा भूगोल आया? मानव भूगोल। दूसरा हमारे पास में कौन सा भूगोल आता है? मानव भूगोल। यानी पहले तो हमारे पास में जो शाखा आती है, वह शाखा आती है हमारे पास में भौतिक भूगोल की, और अगली जो हमारे पास में शाखा आती है कौन सी? मानव भूगोल की हमारे पास में शाखा आती है। अर्थात मैं बात करूं उस शाखा की जिस शाखा में मात्र कौन से विषय के बारे में अध्ययन किया जाता है? मात्र भौतिक तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वह शाखा फिजिकल ज्योग्राफी कहलाई। और इसके अलावा मैं बात करूं, जिस शाखा में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? मुख्य रूप से जिसमें मानव और मानवीय पक्ष का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हमने मानव भूगोल के नाम से संबोधित किया। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इससे यह सिद्ध होता है कि मानव भूगोल का सने सने धीरे धीरे जो संबंध स्थापित होता है, यानी धीरे धीरे जो संबंध स्थापित होता है, वो संबंध किस रूप में हुआ? वो पर्यावरणीय एनवायरमेंटल समय के रूप में हुआ। एनवायरमेंटल समय के रूप में यह प्रारंभ होता है। मुख्य रूप से हम बात करें तो सर्वप्रथम हमने भूगोल को कितनी शाखाओं के रूप में विभाजित कर दिया? हमने 2 शाखाओं के रूप में। पहली शाखा कौन सी थी हमारे पास में? भौतिक भूगोल की शाखा। भौतिक भूगोल की शाखा, तो भौतिक भूगोल की शाखा में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? हम अध्ययन कर रहे हैं भौतिक तत्वों का हम अध्ययन कर रहे हैं। और दूसरी शाखा के रूप में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? हम अध्ययन कर रहे हैं मानवीय भूगोल की शाखा के रूप में, मानव के विभिन्न पक्षों का हम अध्ययन कर रहे हैं। भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण, अगला फैक्ट है भूगोल, यानी अगला हमारा फैक्ट है भूगोल कौन सा पर्यावरण? भूगोल प्राकृतिक। भूगोल प्राकृतिक यानी कौन सा पर्यावरण? यानी हमारे पास में जो एनवायरमेंटल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? वो नेचुरल एनवायरमेंट आ रहा है, एवं मानव समाजों के मध्य, यानी भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण एवं किसके मध्य? मानव समाजों के मध्य, यानी भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव समाजों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का के मध्य पाए जाने वाले
पाए जाने वाले संबंधों का, पाए जाने वाले संबंधों का, यानी किसके मध्य, जो प्राकृतिक पर्यावरण और मानव समाजों के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं, उन दोनों के मध्य जो संबंधों का परीक्षण करता है। क्या करता है? परीक्षण करता है। तो परीक्षण कहाँ करता है? जहाँ वह क्या करता है? जहाँ वह रहता है। तो मानव कहाँ रहता है? मानव कहाँ रहता है? मानव उस स्थान पर रहता है जहाँ पर पृथ्वी का धरातल है। तो मानव पृथ्वी का जहाँ धरातल है, तो मानव उस स्थान पर रह रहा है, पृथ्वी के धरातल वाले भाग पर रह रहा है। देखिए, भूगोल, प्राकृतिक पर्यावरण, इधर समझने की कोशिश करिए आप। भूगोल, प्राकृतिक पर्यावरण, कौन सा पर्यावरण है? प्राकृतिक पर्यावरण। भूगोल, प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव समाजों के मध्य, यानी भूगोल, प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव समाजों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का, यानी भूगोल क्या क्या अध्ययन करता है? भूगोल किसके मध्य अध्ययन करता है? तो भूगोल इन दो जगह अध्ययन करता है। एक तो भूगोल अध्ययन, एक तो भूगोल में अध्ययन किसका करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण का। एक हम किसका अध्ययन करते हैं? मानव समाजों का। हम यानी दो अध्ययन कर रहे हैं। एक तो हम अध्ययन करते हैं किसका? प्राकृतिक पर्यावरण का। हम दूसरा अध्ययन कौन से करते हैं? मानव समाजों का। तो प्राकृतिक पर्यावरण और मानव समाजों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का परीक्षण करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, उनकी जांच करता है। क्या मानव के मध्य और प्रकृति के मध्य संबंध कैसे पाए जाते हैं? क्या मित्रवत संबंध हैं या क्या मित्रवत संबंध नहीं है? यदि मानव प्रकृति का आवश्यकता से अधिक दोहन करता है, तो प्रकृति किसी न किसी रूप से अपने अस्तित्व का समायोजन करती है। अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य और मानव के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं, उन संबंधों का मानव क्या करता है? मानव परीक्षण करता है। मानव क्या करता है? मानव उनका परीक्षण करता है। हम मुख्य रूप से बात करें, भूगोल का जो सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी का जो जनरल इंट्रो पढ़ रहे हैं, तो हमने इसमें क्या बात की है? हमने किया है भूगोल का स्वतंत्र विषय के रूप में प्रारंभिक विकास ग्रीक और यूनानी भूगोलवेताओं का कार्य के साथ प्रारंभ हुआ। कौन से भूगोलवेताओं के साथ प्रारंभ हुआ? ग्रीक, यानी ग्रीक भूगोलवेता। कौन से भूगोलवेता? ग्रीक भूगोलवेता या यूनानी भूगोलवेताओं के साथ प्रारंभ हुआ। भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, यानी भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, वो कौन से भूगोलवेताओं के द्वारा किया गया था? यूनानी भूगोलवेताओं के द्वारा किया गया था। लेकिन वह व्यक्तित्व कौन था? लेकिन वह व्यक्ति कौन था जिसने सबसे पहले किसका अध्ययन किया था? जिसने सबसे पहले यानी उस शब्द का प्रयोग किया था, उस शब्द का प्रोनाउन किया था, उस शब्द का उच्चारण किया था। तो मैं बात करूं, वो सबसे पहले वह व्यक्तित्व है, वह व्यक्ति विशेष है इरेटोस्थनीज महोदय। तो इरेटोस्थनीज ने शब्द का प्रयोग कब किया था? 2300 वर्ष पूर्व किया था। यानी इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? अलेक्जेंड्रिया, मिस्र में किया था। कहाँ पर किया था? अलेक्जेंड्रिया, मिस्र में किया था। ठीक है ना। बात करें प्रोफेसर पीटर हेगेट। प्रोफेसर पीटर हेगेट, देखो ह्यूमन ज्योग्राफी है, थ्योरी है, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस थ्योरी में हम जिस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं, इसको मैंने जहाँ पर आपको समझने का इश्यू है, मैंने वहाँ पर हाईलाइट के माध्यम से इंडिकेट किया है। तो आप जब भी इनको रीड करें, जब भी आप वीडियो को वॉच करें, तो जब भी वॉच करें वीडियो को, तो आप इनको विशेष रूप से यहाँ पर गौर करें, जहाँ पर मैंने हाईलाइट के माध्यम से इंडिकेट कर रखा है। तो प्रोफेसर पीटर हेगेट ने क्या कहा है कि भूगोल के अध्ययन को केवल पृथ्वी का अध्ययन न मानकर, हम भूगोल में जो अध्ययन करते हैं, भूगोल का अध्ययन में हम क्या नहीं माने? हम केवल भूगोल में केवल पृथ्वी के अध्ययन को ही नहीं माने, तो फिर किसको माने? न मानकर इसमें किसको माने? मानवीय अध्ययन को भी सम्मिलित किया।
मानवीय अध्ययन को भी पीटर हैगेट ने इसमें शामिल। भौतिक अध्ययन तो वो अध्ययन कर रहे थे, उसके बारे में तो जानकारी प्राप्त कर ही रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कौन से अध्ययन को शामिल किया, उन्होंने ह्यूमन स्टडी को भी शामिल किया, ठीक है ना। अब स्ट्रेबो मोदे जो कौन से संप्रदाय के भूगोलवेता थे, यह रोमन संप्रदाय के भूगोलवेता थे। तो स्ट्रेबो मोदे क्या कहते हैं, भूगोल बशेवीय पृथ्वी का विवरण है। यदि हम भूगोल में अध्ययन करते हैं, यदि हम भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हम कौन सी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, हम बसी हुई पृथ्वी का ही अध्ययन करते हैं। जो पृथ्वी किस रूप में है, बसे रूप में, जो हैबिटेड जोन के रूप में, जहाँ पर मानव निवास करता है, जहाँ पर मानव का निवास गृह बना हुआ है, उसी के रूप में हम अध्ययन करते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में, यानी सन 1900 के आसपास में, 19वीं शताब्दी खत्म हो रही थी, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो यूरोप सहित विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, यानी वेरिएशन यूनिवर्सिटीज में, यानी विभिन्न विश्वविद्यालयों में भूगोल को किस रूप में पढ़ाया जाने लगा, पृथक विषय के रूप में, एक सेपरेट विषय के रूप। यानी हम ये कह सकते हैं कि भूगोल को उस समय क्या दी जा रही थी, तवज्जो दी जा रही थी, भूगोल को महत्व दिया जा रहा था, ठीक है ना, पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लग गया। तो भूगोल में कौन सा दौर आया, भूगोल में स्पेसीकरण, विशेषीकरण का दौर, स्पेशलाइजेशन का दौर प्रारंभ हुआ। जब स्पेशलाइजेशन का अर्थात पृथक विषय जैसे ही बन गया, वैसे भूगोल विशेष सब्जेक्ट बन गया, स्पेशल सब्जेक्ट बन गया। जब विशेषीकरण का दौर यहाँ पर भूगोल में प्रारंभ हुआ, तो भूगोल कितने शाखाओं में बट गया, भूगोल 2 शाखाओं में बट गया। अर्थात पहली जो भूगोल की शाखा आई वो कौन सी शाखा आई, भौतिक भूगोल, और दूसरी भूगोल की शाखा कौन सी आई, मानव भूगोल। ऐसा शास्त्र जिसमें भौतिक तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाता है वह भौतिक भूगोल कहलाया, और ऐसा शास्त्र जिसमें मानवीय तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाता है वह कौन सा भूगोल कहलाया, वह मानव भूगोल कहलाया, ठीक है ना। इसके अलावा हम आगे इस टॉपिक को बढ़ा दें कि भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण वह मानव समाजों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का परीक्षण करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। भूगोल किसके अध्ययन को देखता है, भूगोल ये देखता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य और मानव समाजों के मध्य जो सोसाइटीज हैं उनके मध्य कैसा संबंध पाया जाता है, क्या मित्रवत संबंध पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, उनका क्या करता है, परीक्षण करता है। जहाँ पर कौन रहता है, तो मानव रहता है। मानव कहाँ पर रहता है, मानव धरातल पर रहता है। तो जो धरातल पर जो विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं, यदि हम उन स्थलाकृतियों की बात करते हैं तो हम स्थलाकृतियों को किस में शामिल करेंगे, हम भौतिक भूगोल में शामिल करेंगे। मानव और मानव से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के पक्ष हैं उन पक्षों को हम किस में शामिल करेंगे, हम मानवीय भूगोल में शामिल करेंगे। जो मानव भूगोल का जो सामान्य परिचय था, इस मानव भूगोल के सामान्य परिचय को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और मानव भूगोल का मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदायों, मानव भूगोल पृथ्वी तल पर, यानी मानव भूगोल मानव भूगोल पृथ्वी तल पर, मानव भूगोल पृथ्वी तल पर, यानी हम क्या बात करें, सामान्य अर्थ की बात करें, मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदायों के स्थानिक वितरण, मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदायों के, कौन से समुदाय, मानव समुदायों के, मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदायों के स्थानिक वितरण है। कौन सा वितरण, स्थानिक वितरण है। यानी हम कौन से वितरण की बात कर रहे हैं, स्थानिक वितरण, अर्थात स्थानिक वितरण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि स्थानिक वितरण एवं विभिन्न प्रदेशों में किए गए स्थानिक वितरण एवं विभिन्न प्रदेशों में
विभिन्न प्रदेशों में, यानी विभिन्न प्रदेशों में क्या किए गए, विभिन्न प्रदेशों में, यानी मानव समुदायों के स्थानिक वितरण एवं विभिन्न प्रदेशों में क्या, विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजनों का, विभिन्न प्रदेशों में किए गए, विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजनों का अध्ययन है। देखिए, भूगोल का सामान्य अर्थ, ये कौन सा अर्थ है, भूगोल का जनरल मीन्स है ये भूगोल का सामान्य अर्थ है। कौन सा अर्थ है भूगोल का सामान्य, देखिए, मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदायों के, यानी मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदायों के स्थानिक वितरण एवं विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजनों का अध्ययन है। यानी मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदाय, यानी ह्यूमन कम्युनिटीज, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ह्यूमन कम्युनिटीज की बात कर रहा हूँ, यानी पृथ्वी तल पर, कौन से तल पर, पृथ्वी तल पर मैं बात कर रहा हूँ कि मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदायों का कौन सा वितरण, स्थानिक वितरण, यानी स्थान विशेष पर, रीजनल स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपसे प्रादेशिक अध्ययन की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम भूगोल के विभिन्न जो भूगोलवेत्ता हैं, जो ग्रुप हैं, उनका हम यथास्थान पर अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से मैं बात करूं कि मानव भूगोल पृथ्वी तल पर, यानी मानव भूगोल पृथ्वी तल पर, मानव समुदाय कहाँ रहता है, पृथ्वी तल पर, सरफेस पर रहता है, यानी सरफेस पर जब, यानी रहता है भूप्रपट्टी पर जब मानव रहता है, तो मानव समुदायों के कौन से वितरण की बात करें कि स्थान विशेष पर मानव समुदायों का रहना, ये ए स्थान पर, बी स्थान पर, सी स्थान पर, उनको हम कौन सा वितरण बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं स्थानिक वितरण। वह कौन सा वितरण कहलाता है, स्थानिक वितरण एवं विभिन्न प्रदेशों में, एवं कौन से प्रदेश, अलग अलग प्रदेश, विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजनों का अध्ययन है। मान लीजिएगा मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ, उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए इस बिंदु को कि विभिन्न प्रदेशों में किए गए समायोजन, जैसे हमारे पास में उदाहरण के तौर पर एक प्रदेश तो है हमारे पास में कोल्ड जोन, यानी शीत प्रदेश, दूसरा हमारे पास में है उष्ण प्रदेश, तीसरा हमारे पास में है शीतोष्ण प्रदेश, यानी ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, और जो आपका ये विंटर जो जोन है, जो ये आपका शीत वाला कोल्ड वाला जोन है, मैं इसकी बात करूं तो देखिए 3 प्रदेश आए हमारे पास में। सबसे पहला प्रदेश हमारे पास में आता है शीत प्रदेश। यदि मैं इनको क्रम से जमाऊं तो ये मैं ऊपर से 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर पर मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखिए इनको, यानी सबसे पहले हमारे पास में शीत प्रदेश आया, तो हम पोलर के आसपास की बात कर रहे हैं, हम हेमिस्फीयर के आसपास की बात कर रहे हैं, हम ध्रुव के आसपास की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ कोई व्यक्ति रहता है। जैसे मान लीजिए क्या वहाँ एस्किमो लोग रहते हैं। अब एस्किमो लोग कैसे प्रदेशों में रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। वही एस्किमो लोग इस शीत प्रदेश से, मैं एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ उनको, शीत प्रदेश से कौन से प्रदेश में शिफ्ट हो गए, सब ट्रॉपिकल जोन में आ गए। इसका मतलब पहले वो किस प्रदेश के हैबिचुअल थे, पहले वो शीत प्रदेश के हैबिचुअल थे, अब किस प्रदेश के हैबिचुअल हो गए, वो शीतोष्ण प्रदेश के हैबिचुअल हो गए। इसका मतलब उन्होंने क्या किया, समायोजन, उन्होंने एडजस्टमेंट किया है। क्या किया है, उन्होंने एडजस्टमेंट किया है, उन्होंने अपने तालमेल को बिठाया है,
एक व्यक्ति कौन से जोन में रहता है? सब ट्रॉपिकल जोन में रहता है। वह व्यक्ति इसको छोड़ करके कौन से जोन में आ गया? ट्रॉपिकल जोन में आ गया, उष्णकटिबंधीय जोन में आ गया। तो पहले तो वो अपने आप को समायोजन कौन से जोन के अनुसार कर रहा था? वह यानी शीतोष्ण जोन के अनुसार अपने आप को समायोजित कर रहा था। उसका खान पान, उसकी वेशभूषा, उसका पहनावा, वो सारा इसके अनुसार था। अब उसने इस जोन को छोड़ दिया और वो अपने आप को समायोजन कहाँ पर कर लिया? उष्ण होठ वाले जोन में, ट्रॉपिकल जोन में कर लिया। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? विभिन्न प्रदेश। तो विभिन्न प्रदेशों में, इन प्रदेशों की मैं आपसे बात करूँ, में किए गए पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन है। ये भूगोल का कौन सा अध्ययन है? सामान्य अध्ययन। इसको कहते हैं जनरल मीन्स, कहते हैं ज्योग्राफी का, कि मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदाय यानी ह्यूमन कम्युनिटीज के मध्य स्थानिक वितरण यानी रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, स्थानिक वितरण एवं विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजनों का क्या है? अध्ययन है। ठीक है ना? परिवर्तन एवं समायोजन के फलस्वरूप मैं आगे बढ़ूं तो आगे मैं बढ़ रहा हूं। परिवर्तन एवं समायोजन के यानी परिवर्तन एवं समायोजन के फलस्वरूप मानव वर्ग सांस्कृतिक यानी मानव वर्ग क्या है? मानव वर्ग सांस्कृतिक, मानव वर्ग सांस्कृतिक, मानव वर्ग क्या? मानव वर्ग परिवर्तन एवं समायोजन के फलस्वरूप मानव वर्ग सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। भूदृश्यों का क्या करता है? भूदृश्यों का निर्माण करता है। क्या करता है? भूदृश्यों का निर्माण करता है। मानव भूगोल में उन सभी प्राकृतिक यानी मानव भूगोल में उन सभी मानव भूगोल में उन सभी यानी मानव भूगोल में उन सभी कौन से? यानी उन सभी प्राकृतिक व सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। उन सभी प्राकृतिक व सांस्कृतिक तथ्यों का, प्राकृतिक व सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक तो सांस्कृतिक तथ्यों का और दूसरा हमारे पास में कौन से तथ्य हैं? दूसरे हमारे पास में सांस्कृतिक तथ्य हैं। उनका क्या करता है मानव? उनका अध्ययन करता है, जिनमें मानव समुदाय क्रियाशील रहता है। जिनमें क्या रहता है? जिनमें मानव समुदाय क्या रहता है? क्रियाशील रहता है। जिनमें मानव समुदाय क्या रहता है? जिनमें मानव समुदाय क्रियाशील रहता है। ठीक है ना? जिनमें मानव समुदाय क्रियाशील रहता है। अर्थात हम बात करें परिवर्तन एवं समायोजन के फलस्वरूप मानव ने कहाँ पर परिवर्तन किया? मानव ने परिवर्तन किया स्थानिक जो वितरण थे और जो प्रदेश थे, इन विभिन्न प्रदेशों में क्या किया? परिवर्तन किया। और परिवर्तन करके साथ यानी मानव ने विभिन्न प्रदेशों में क्या किया? परिवर्तन किया। देखो मैं इसी लाइन को मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं इस शब्दावली से जोड़ रहा हूँ। मानव ने किसमें परिवर्तन किया? मानव ने विभिन्न प्रदेशों में परिवर्तन किया। जैसे मानव शीतोष्ण जोन से कहाँ पर आ गया?
यानी शीत में आ गया। शीतोष्ण से कहाँ चला गया? उष्ण में आ गया। उष्ण वाला कहाँ पर आ गया? शीतोष्ण में आ गया। यानी विभिन्न प्रदेशों में क्या किया? परिवर्तन। और फिर समायोजन किनके साथ किया? जिस नए प्रदेश में आया उसके पर्यावरण के साथ उसने क्या किया? एडजस्टमेंट किया। तो नया पर्यावरण यानी इसको छोड़ के इसमें आ गया, इसको छोड़ के इसमें चला गया। जिस नए जोन में गया उस नए जोन के पर्यावरण के साथ उसने क्या किया? समायोजन, एडजस्टमेंट किया। समायोजन के फलस्वरूप मानव वर्ग सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। कल्चरल लैंडस्केप यानी सांस्कृतिक भूदृश्यों का मानव के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के भूदृश्य कल्चरल लैंडस्केप कहलाते हैं। यानी सेटलमेंट्स, अधिवासों का निर्माण सांस्कृतिक भूदृश्य हैं। यानी जैसे अधिवासों का निर्माण है, जैसे विभिन्न प्रकार के परिवहन हेतु सड़कों पुलों का निर्माण है, इलाज हेतु हॉस्पिटलों का निर्माण है, शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के विद्यालय महाविद्यालयों का निर्माण है। ये क्या है? ये मानव के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के लैंडस्केप हैं। मानव इनको किनके साथ जोड़ता है? अपनी संस्कृति के साथ जोड़ता है। तो हम इनको कौन से लैंडस्केप कह रहे हैं? हम सांस्कृतिक भूदृश्य कह रहे हैं। तो सांस्कृतिक भूदृश्यों का क्या करता है? निर्माण करता है। भूगोल में उन सभी प्राकृतिक व सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में एक तो कौन से तत्वों का अध्ययन किया जाता है? एक तो भूगोल में प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है और एक भूगोल में कौन सा अध्ययन किया जाता है? एक भूगोल में सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात भूगोल में एक तो प्राकृतिक तत्वों का और दूसरा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें मानव समुदाय क्रियाशील रहता है। एक तो मानव समुदाय कहाँ क्रियाशील रहता है? प्राकृतिक तत्वों में, प्राकृतिक तत्वों के साथ। और एक मानव समुदाय कहाँ क्रियाशील रहता है? सांस्कृतिक तत्वों के साथ मानव समुदाय क्या रहता है? क्रियाशील रहता है। मैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात कर रहा हूँ। कौन सी शताब्दी के उत्तरार्ध की बात कर रहा हूँ? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, अर्थात मैं आपसे कब की बात कर रहा हूँ? अर्थात यानी 1859 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1859 में एक प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक, प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। देखो पुस्तक का नाम प्रजातियों का भूगोल। कौन से भूगोल की बात कर रहा हूं मैं? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम क्या था? यानी प्रजातियों का भूगोल, यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। भूगोल यानी प्रजातियों का भूगोल प्रकाशित हुई। क्या हुई? प्रजातियों का भूगोल प्रकाशित हुई। प्रजातियों का भूगोल क्या होती है? यानी 1859 में एक जीव वैज्ञानिक था, उसका नाम था क्या? चार्ल्स डार्विन। तो उनकी पुस्तक क्या होती है? उनकी पुस्तक प्रकाशित होती है, जिसमें जीवों की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें जीवों की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक पर्यावरण, जीवों की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक पर्यावरण से अनुकूलन की स्पष्ट, प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूलन की स्पष्ट व्याख्या संभव हुई। प्राकृतिक पर्यावरण के
अनुकूलन की स्पष्ट व्याख्या संभव हुई। देखिए आप, हम बात कब की कर रहे हैं? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की। यानी एक शताब्दी के दो पक्ष होते हैं, एक होता है पूर्वार्ध, एक होता है उत्तरार्ध। यानी शताब्दी जब शताब्दी के प्रारंभिक 50 वर्ष होते हैं उसको हम बोलते हैं पूर्वार्ध, और शताब्दी के जब अंतिम 50 वर्ष होते हैं उसको बोलते हैं उत्तरार्ध। तो बात 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है, 1859 की बात है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है ये तिथि। यानी 1859 की प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक जिसका नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? प्रजातियों का भूगोल, यानी प्रजातियों का भूगोल या प्रजातियों की उत्पत्ति, प्रजातियों की उत्पत्ति प्रकाशित हुई। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? प्रजातियों की उत्पत्ति, यानी प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें जीवों की उत्पत्ति, इस पुस्तक में किसके बारे में बताया गया था? चार्ल्स डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति एवं उन जीवों का प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन, यानी उन जीवों का प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन की स्पष्ट व्याख्या संभव हुई। 1859 में जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन महोदय ने ये सिद्ध कर दिया कि प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव जीव क्या करता है? मानव जीव अनुकूलन करता है। यानी मानव का अनुकूलन जो होता है वो किसके साथ होता है? वो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ होता है। तो 1859 में जब इनकी बुक आई जिसका नाम था प्रजातियों की उत्पत्ति, उस बुक में यानी इन जीवों की यानी स्पष्ट जो व्याख्या की गई थी वो पर्यावरण के साथ संबंधों की व्याख्या की गई थी। हम मानव भूगोल का आज सामान्य परिचय और सामान्य अर्थ के बारे में अध्ययन किया। कल हम जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मानव भूगोल की परिभाषा और उसके हम आगे का जो टॉपिक है वह है मानव भूगोल के उद्देश्य की बात करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स थैंक